हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर्य। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 1 इंग्लिश, जो कि है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है बिफोर यू रीड, देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ अ टाइम in the history of the world that are so significant that everyone knows and remember them। यानी कि इस ये जो डेट्स हैं, मतलब कि इस चैप्टर में कई सारी डेट्स हैं, पीरियड्स हैं जो हिस्ट्री की हैं, और ये सब एक वर्ल्ड से सिग्निफिकेंट है, यानी कि हर आदमी को इसे जानना चाहिए और याद करना चाहिए। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट्स एंड इवेंट, यानी कि ये जो स्टोरी है जो आप लोग पढ़ेंगे, जो डेट्स हैं, ये सारी रियल मेंशन की गई हैं। अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन इन 1914, कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज, यानी कि इसमें एक इवेंट है, एक वॉर है ब्रिटिश और जर्मन के बारे में 1914। क्या आप लोग गेस कर सकते हैं कौन सी है? डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू? क्या आप जानते हैं जो कि यहाँ पे डेट्स लिखी गई हैं, ये किससे रेफर करती हैं? तो ये एक अलग बॉक्स है, इसका आंसर 23 पेज नंबर पे मिल जाता है। हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये चैप्टर का पार्ट 1 है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आई स्पॉटेड इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, यानी कि राइटर कहते हैं मैं एक ब्रिडपोर्ट, यानी कि मैं एक ब्रिडपोर्ट में जंक शॉप में गया, रोल टॉप डेस्क, और उसको एक रोल टॉप डेस्क के पास। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, जो मैन था, एक आदमी, वो कह रहा था ये 19th सेंचुरी की ये एक डेस्क है। एंड ओक, और ये जो इसमें जो लकड़ी लगी थी ओक, वो 19th सेंचुरी की है। I had wanted one but they were far too expensive, जो राइटर कह रहा है मुझे ये चाहिए थी, मगर जो नहीं होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। This one is a bad condition, the roll top is in several pieces, यानी कि ये जो रोल टॉप डेस्क थी, ये जो जंक शॉप में मिली थी, इसकी काफ़ी बैड कंडीशन थी और ये कई सारे पीसेस में थी। One leg clumsily mended, scorch marks all down one side, यानी कि इसके जो लेग्स थे वो क्लम्सली थे, यानी हिलते थे, उसके जो लेग होते हैं, और जो स्कॉच मार्क थे उसमें, यानी कई सारे निशान थे, और जो एक साइड से वो झुकी हुई थी। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और जो वो डेस्क थी रोल टॉप, वो काफ़ी कम पैसों में बिक रही थी। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, लेखक ने सोचा कि मैं इसे रीस्टोर करता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क, इसमें एक रिस्क है, अ चैलेंज है, बट आई हैड टू हैव इट, इसमें जो है, इसमें एक रिस्क है, एक चैलेंज है, लेकिन लेखक को ये चाहिए। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज, उन्होंने वो जो आदमी था जंक शॉप में, उसको पैसे दिए, अपने वर्क रूम में लेकर आए, और अपने वर्क रूम जो कि गैरेज के पीछे था। आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और उन्होंने उसमें काम करना शुरू करा क्रिसमस ईव में। I removed the roll top completely and pulled out the drawers, उन्होंने जो रोल टॉप था उसे कम्प्लीटली पुल आउट करा, उसको निकाला और उसके ड्रॉर्स को निकाला। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, अब जो विनीर होता है वो हर जगह लिफ्टेड था। विनीर मतलब कि अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर और चीप वुड, यानी कि एक विनीर होता है, जैसे कि कोई भी प्लास्टिक होती है या फिर कोई भी फर्नीचर होता है, उसके बगल में एक पतली सी डंडी जैसी लगी रहती है उसको डेकोरेट करने के लिए, उसे कहते हैं विनीर। वो विनीर हर तरफ से उस टेबल से निकल रहा था। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, यानी कि उसमें ऐसा लग रहा था कि जो उस में है कि वाटर का डैमेज हुआ है।
Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. यानी कि फायर, आग और पानी दोनों के जो टोल होते हैं यानी निशान होते हैं वो उस डेस्क में क्लियरली दिख रहे थे. द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट. यानी कि जो आखिरी ड्रॉर था वो काफ़ी अच्छे से, काफ़ी टाइटली स्टक हो चुका था, फंस चुका था. I tried all I could to ease it out gently. और जो राइटर है उन्होंने ये ट्राई करा कि मैं इसको ईज मतलब कि जेंटली इसको ईज कर सकूँ, इसको निकाल सकूँ. इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स. यानी कि आखिरी में उन्हें फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ी. आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिमूवल shallow space underneath a secret drawer. यानी कि उन्होंने जो ब्रूट होता है उसे एक शार्पली स्टक फंसाया और उसे फिस्ट और उसे फोर्स लगाया जिससे जो भी ड्रॉर था वो खुल चुका था. सीक्रेट ड्रॉर खुल चुका था. देयर वॉज समथिंग इन देयर. उस ड्रॉर में कुछ तो था. I reached in and took out a small black tin box. यानी कि उन्होंने देखा और उससे एक स्मॉल छोटा सा काला कलर का टिन बॉक्स निकाला. सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर. यानी कि उस टिन बॉक्स को सेलो टेप से टेप कर रखा था और उसमें लाइन नोट पेपर लिखा था. एंड रिटन ऑन इट शैकी हैंड राइटिंग. और उस लिन नोट पेपर को उसके ऊपर चिपका रखा था और उसमें शैकी हैंड राइटिंग से लिखा हुआ था. शैकी हैंड राइटिंग मतलब कि जैसे शैकी कोई काँप रहा हो और तब उसमें लिख रहा हो, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग में लिख रहा हो. जिम्स लास्ट लेटर रिसीव January 25, 1915. यानी कि उसमें लिखा था शैकी हैंड राइटिंग में, टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग में. जिम्स लास्ट लेटर, जो जिम है उसका लास्ट लेटर रिसीव हुआ है 25 जनवरी 1915 को. टू बी buried with me when the time comes. Buried. I knew as I did it that I was wrong of me to open the box. यानी कि जो राइटर थे उनको ब्यूरीड हुआ और उन्होंने देखा कि ये मैं गलत तो नहीं कर रहा इस बॉक्स को ओपन करके. बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रब्स. यानी कि जो क्यूरियोसिटी होती है कि इस बॉक्स के अंदर है क्या, वो उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी. और स्क्रपल्स मतलब फीलिंग दैट मेक यू हेसिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग. और जो स्क्रपल होती है वो मतलब ये होता है कि ऐसी फीलिंग जो बहुत होती है कि इसको करे कुछ गलत करने की. इट यूजुअली डज. और उन्होंने ऐसा करा, उस बॉक्स को खोला. इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज अ एनवेलप. जो बॉक्स को खोला तो उस बॉक्स के अंदर एक एनवेलप मतलब लिफाफा वो रखा था. द एड्रेस रीड. उसमें एक एड्रेस लिखा था. मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट. मतलब कि उसमें एक एड्रेस लिखा हुआ था. वो एड्रेस था मिसेस जिम मैकफर्सन का, जो कि 12 कॉपर बीचेस एंड ब्रिडपोर्ट एक एड्रेस है वो लिखा हुआ था. आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट. उन्होंने उस लेटर को निकाला और उसे अनफोल्ड करा. इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914. उसमें एक पेंसिल से लिखा गया था December 26, 1914. एक टॉप में, जैसे कि हम लोग कोई भी वो लिखते हैं लेटर तो उसके टॉप में डेट लिखते हैं वही. तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट था ये कंप्लीट हो चुका है. इसके कुछ कॉम्प्रीहेंशन चेक हैं तो चलिए इसे कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं. व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप. जो ऑथर हैं, राइटर हैं, उन्होंने जंक शॉप में क्या फाइंड करा. तो इसका आंसर ये है. द ऑथर फाइंड अ रोल टॉप डेस्क. यानी कि जो राइटर हैं, ऑथर हैं, उन्होंने जंक शॉप में एक रोल टॉप डेस्क फाइंड करा, ढूंढा था जो कि बहुत पुराना था. व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर.
हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, यानी कि इसमें पूछ रहे हैं कि जो सीक्रेट ड्रॉर था वो उसके अंदर क्या था, और आप और उसके अंदर वो चीज़ किसने रखी थी, आप क्या सोच सकते हैं? तो इसका आंसर ये लिख सकते हैं, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर, उन्होंने सीक्रेट ड्रॉर के अंदर क्या फाइंड करा? द ऑथर फाइंड अ टिन बॉक्स इन अ सीक्रेट ड्रॉर, एंड हु डू यू थिंक हैड पुट इन देयर it in there. So I think the owner of the roll top desk had put it in there. बस ये हमारा जो कॉम्प्रीहेंशन चेक है ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो सेकेंड पार्ट है ये अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर्य। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 NCERT चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। जो हमारा इंग्लिश का जो फर्स्ट चैप्टर है उसे उसका जो हम लोगों ने पार्ट 1 है वो हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेकेंड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। डियरेस्ट कोनी, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once। यानी कि ये जो एक लेटर से स्टार्ट हुआ है, डियरेस्ट कोनी। जैसा कि आप लोग को याद होगा कि पिछले वाले पार्ट में, पार्ट 1 में, जो ऑथर थे उन्होंने अपनी एक रोल टॉप डेस्क खरीदी थी और उन्हें एक ड्रॉर में एक टिन बॉक्स मिला था जिसके अंदर एक लेटर था। उस लेटर को उन्होंने जब पढ़ा तो ये जो लेटर है पार्ट 2 में ये वही लेटर है। तो उसमें लिखा है, डियर कोनी, I write to you a much happier frame of mind because something wonderful has just happened I must tell you about at once। यानी कि उसमें क्या लिखा था कि प्रिय कोनी, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही हैप्पियर फ्रेम है, एक ऐसी वंडरफुल थिंग जो अभी यहाँ पे घटित हुई है। हैपेंड मतलब घटित हुई है। We were all standing in our trenches yesterday morning, Christmas morning। यानी कि और वो कह रहे थे कि हम लोग अपने ट्रेंचेस के बाहर खड़े थे कल सुबह मतलब क्रिसमस मॉर्निंग। इट वॉज क्रिस्प एंड क्विट ऑल अबाउट, और वहाँ पे हर जगह शांति का माहौल था। एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, ऐसी एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग हुई थी जो कि मैं हमेशा से देखता था। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और वो ऐसी मॉर्निंग थी जैसे कि एक कोल्ड फ्रॉस्टी क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगन इट, और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग ने वो शुरू कर दिया है। बट द ट्रुथ आई एम अशेम्ड टू से इट इज़ दैट फ्रिट्स बिगन इट। लेकिन जो राइटर है लेटर के, वो कहते हैं हाँ कि हमने शुरू कर दिया है, लेकिन जो ट्रुथ ये है कि हम लोग अशेम्ड हैं कि ये जो शुरू करा गया है ये फ्रिट्ज ने करा। फ्रिट्ज मतलब जर्मन्स आर्मी ने शुरू करा है। फर्स्ट someone saw a white flag waving from the trenches opposite, यानी कि एक फर्स्ट पर्सन ने ये देखा कि जो वाइट फ्लैग है वो लहरा रहे हैं ट्रेंचेस होते हैं उनके अपोजिट साइड में। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, यानी कि दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। यानी कि जो फ्रिट्स थे
फ्रेट्स यानी जो जर्मन आर्मी थी वो उन लोगों को बुला रही थी अक्रॉस नो मैंस लैंड, मतलब कि वो लोग को बुला रही थी नो मैंस लैंड, किसी भी आदमी की लैंड में नहीं। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, यानी कि दोनों दो बॉर्डर, किसी दो कंट्री के बीच में, उनके बॉर्डर के बीच में थोड़ी सी जगह होती है, वो लोग उन्हें वहां पर बुला रहे थे और कह रहे थे हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। जो टॉमी होता है वो टॉमी ब्रिटिश आर्मी को कहते हैं टॉमी। When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz, same to you." यानी कि जब हम लोग सरप्राइज हो गए कि ये लोग हम लोग को हैप्पी क्रिसमस कह रहे हैं, तभी किसी ने उन्हें सेम टू यू फ्रिट्स कहा, मतलब कि उन्होंने मैरी क्रिसमस बोला तो उन्होंने सेम टू यू फ्रिट्स कहा। We all, I thought that would be that. We all did. हमने सब किया. But then suddenly one of them was up there in a grey greatcoat and waving a white flag. यानी कि तभी अचानक से एक आदमी आता है एक ग्रे कोट पहन करके, ग्रे ग्रेट कोट यानी एक लंबा सा ग्रे कलर का कोट, और एक वाइट फ्लैग को वेविंग फहराते हुए, डोंट शूट लैट्स, यानी और बोला गोली मत चलाना, समवन शाउटेड, किसी ने चिल्लाया, एंड नो वन डिड, और किसी ने भी गोली नहीं चलाई। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, यानी कि फिर वहाँ पे दूसरा फ्रिट्स आया। फ्रिट्स मतलब जर्मन्स जो आर्मी होती है उन्हें फ्रिट्स कहते हैं, जर्मन। दूसरा फ्रिट्स आया, फिर इसके बाद फिर दूसरा फ्रिट्स आया पैरापेट में। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजेंट, यानी कि सब लोग उन्होंने कहा कि अपने जो हेड है उन्हें डाउन कर दो। मैं और आई टोल्ड द मैन, उन्होंने एक आदमी को कहा और कहा कि ये एक ट्रिक है, बट इट वॉज नॉट, लेकिन ये ट्रिक नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, waving a bottle above his head. It is Christmas Day, Tommy. We have snaps, we have sausage, we meet you. Yes, by this time there were dozens of them walking towards us across no man's land, and not a rifle between them. यानी कि जो एक में से कोई जर्मन था, उसने जो वेविंग मतलब कि उसने जो बॉटल थी उसको अपने सर पे रख रखा था और बोल रहा था आज क्रिसमस डे है, हम लोग स्नैप्स, मतलब कि स्नैप्स कोई चीज़ होती है, वो एक बॉटल में होता है सॉसेज, और वी मीट यू यस बाय टाइम देयर, और वो लोग आपस में मिलने लगे नो मैंस लैंड, यानी कि जो बॉर्डर के बीच में, और उनके बीच में कोई भी राइफल भी नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, फिर थोड़ी देर बाद एक फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, and then there was no stopping them. I was the officer, I should have stopped them there and then. यानी कि फिर उनमें से एक आदमी आया और उसने बोला कम ऑन बॉयज, हरी अप, हम लोग किसके लिए वेटिंग कर रहे हैं, और फिर एंड देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और उन्हें कोई स्टॉप नहीं कर रहा था। और वो जो राइटर है लेटर के, वो क्या है, वो ऑफिसर हैं, उन्हें रोकना चाहिए। I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. लेकिन जो उन्होंने सोचा कि I suppose that जो ट्रूथ है वो ये है कि वो लड़ाई करने नहीं आए थे। All along the line and ours, I could see men walking slowly toward one another. Grey coats, khaki coats meeting in the middle, and I was one of them. I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. यानी कि फिर उनमें से एक आदमी आया, एक वो भी ग्रे कोट यानी खाकी कोट पहन करके, और वो भी उन सबसे मिलने लगा,
और ये जो राइटर है ये भी जा करके उसमें मिडिल में ओके मतलब कि जो वॉर चल रही थी, वॉर के बीच में वो लोग पीस मेंटेन कर रहे थे। You cannot imagine, dearest Connie, my feeling as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me hand outstretched। यानी कि जो राइटर है फिर वो कहते हैं तुम इमेजिन नहीं कर सकोगी डियरेस्ट कोनी की जो फीलिंग्स थी, माई फीलिंग है, उनकी फीलिंग को तुम इमेजिन नहीं कर सकती कि जब उन्होंने फ्रिट्स ऑफिसर्स की आइज में देखा जो कि उन्हें अप्रोच कर रहे थे आउट स्ट्रेच यानी बाहर लाने के लिए। हैंस वुल्फ, ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली and holding it, I am the Dusseldorf, I play the cello in the orchestra, happy Christmas। हाँ, तो फिर तभी एक आदमी ने उनका हाथ वार्मली पकड़ा और बोला आई एम हैंस वुल्फ, मेरा नाम हैंस वुल्फ है और मैं एक डजलडॉर्फ में एक सेलो प्ले करता था ऑर्केस्ट्रा में। सेलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि वायलिन की तरह होता है और वो ऑर्केस्ट्रा में प्ले करते थे और उन्होंने बोला हैप्पी क्रिसमस। फिर जो राइटर है वो कह रहे थे कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, उन्होंने कहा कि मेरा नाम कैप्टन जिम मैकफर्सन है एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और बोला आपको भी हैप्पी क्रिसमस। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और उन्होंने कहा कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ वेस्ट इंग्लैंड में जो कि डॉर्सेट। आह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड। फिर जो हैंस वुल्फ थे उन्होंने कहा आह डॉर्सेट, और उन्होंने मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, उन्होंने कहा मैं इस प्लेस को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, उन्होंने कहा कि मैं इस प्लेस को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, फिर हम लोगों ने अपना जो रम होता है, एक वाइन होती है रम, उसे शेयर करा, जो राशन होता है उन्हें शेयर करा, और जो उनका सॉसेज होता है वो एक खाने की चीज़ होती है, खाने की डिश, वो भी उन्होंने शेयर करा। एंड वी टॉक्ड कोनी हाउ वी टॉक्ड, and we talked how we talked. He spoke almost perfect English, but it turned out that he had never set foot in Dorset. और जो हम लोगों ने जो बातें करी तो जो हैंस वुल्फ थे वो ऑलमोस्ट परफेक्टली इंग्लिश बोल रहे थे, और उन्होंने कभी भी डॉर्सेट में अपने पैर नहीं रखे थे, नेवर इवन बीइंग टू इंग्लैंड, और ना ही इंग्लैंड में उन्होंने अपने पैर रखे थे, फिर भी वो परफेक्टली इंग्लिश बोल पा रहे थे। He had learned all he knew of England from school. उन्होंने इंग्लैंड के बारे में सब सीखा अपने स्कूल से। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और बुक्स और जो बुक्स होती हैं उनको इंग्लिश में पढ़ करके उन्होंने अपनी लैंग्वेज इंग्लिश में बोलना सीखा। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग crowd. So out there in no man's land we talked of Bathsheba and Gabriel, ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट, यानी कि जो वो थे हैंस वुल्फ, उनके जो फेवरेट राइटर थे वो थे थॉमस हार्डी, और जो उनकी फेवरेट बुक थी वो थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और वो फिर उन लोगों ने फिर बाथशेबा, ग्रेवल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय और डॉर्सेट के बारे में भी बात करी। ये सब जगह हैं और ग्रेवल ओक ये सब जगह हैं। He had a wife and one son born just 6 months ago, और जो हैंस वुल्फ है उनकी एक वाइफ है और एक सन है, उनका एक लड़का है जो कि 6 मंथ पहले उसने जन्म लिया था, 6 मंथ पहले उसका जन्म हुआ था। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, और उन्होंने जब देखा इधर उधर तो उनको दिखाई दिया हडल, यानी एक ग्रुप हो गए हैं खाकी और ग्रे के सब हर जगह। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। हैंस मतलब कि और नो मैंस लैंड यानी कि किसी भी आदमी की जगह
किसी भी आदमी की जगह में नहीं रह करके वो बॉर्डर के बीचों बीच रह के वो स्मोकिंग कर रहे थे और लाफिंग हंस रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, टॉकिंग बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग कर रहे थे, ईटिंग खा रहे थे, स्मोकिंग भी कर रहे थे। गाइस आपको बता दूं स्मोकिंग सेहत के लिए बहुत ख़राब चीज़ है, प्लीज़ इसे ट्राई मत करना। ये खाली बुक में लिखा गया है तो वही मैं आपको बस बता रहा हूँ। वैसे स्मोकिंग आपको नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। अब वो सब बाहर की बातें हैं, उनको छोड़ें, अपना देश अच्छा है, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। तो जो Hans Wolf and I shared what was left of you wondered a Christmas cake। यानी कि जो हैंस वुल्फ है और मैंने, जो राइटर हैं इस लेटर के, उन्होंने कहा हैंस वुल्फ और मैंने अपना जो मेरा जो क्रिसमस केक बचा हुआ था वो आपस में शेयर करा। कोनी को बता रहे, कोनी उनकी वाइफ है। ही थॉट द मर्जी पान वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। और उन्होंने अपना जो मर्जी पान था वो भी उन्हें टेस्ट कराया, जो कि उन्होंने कहा कि जो मर्जी पान है वो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि मैंने अभी तक टेस्ट करी। आई एग्रीड, और मैंने भी सहमति दी, क्योंकि जो मर्जी पान है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। We agreed about everything and he was my enemy। हम लोग हर एक चीज़ के बारे में एग्री हो रहे थे, जबकि वो हमारे एनिमीज थे, हमारे दुश्मन थे। There never was a Christmas party like it, कोनी। और वो जो क्रिसमस पार्टी थी वो क्रिसमस पार्टी की तरह लग ही नहीं रही थी। Then someone, I don't know who, brought out a football। यानी कि फिर क्या हुआ कि किसी ने, पता नहीं, वो मैं नहीं जानता, लेकिन किसी ने फुटबॉल ले आए। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट was Tommy against Frisk out in the middle of no man's land। यानी कि फिर जो ग्रेट कोट्स थे उन्हें एक जगह रखा गया और फिर उससे गोल पोस्ट बनाए गए, और फिर उसके बाद जो टॉमी थे वो फ्रिट्स के अगेंस्ट में लड़े नो मैन लैंड में, मिडिल ऑफ द नो मैन लैंड, यानी बॉर्डर के बीच में जो जगह रहती है वहाँ पे उन लोगों ने फुटबॉल मैच करा। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन द चेयर। यानी कि जो हैंस वुल्फ है और जो मैं हूँ, उन दोनों ने जो पीपल चीयर कर रहे थे वो उन सब की तरफ देखा। चीयर करना जैसे रोनाल्डो मेसी फुटबॉल खेल रहे तो ऐसे बोलो रोनाल्डो, वही सब वो होता है चीयर करना। क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट्स। यानी कि वो लोग क्लैपिंग कर रहे थे अपने हैंड से, मतलब कि क्लैप कर रहे थे, और अपने फीट होते हैं जो पैर, उन्हें स्टम्प कर रहे थे बार बार, क्योंकि ठंड ना लग जाए इसलिए वो बार बार अपने पैर स्टम्प कर रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। यानी कि जो कोल्ड है उससे बचने के लिए, अगर आप ऐसे स्टम्प करेंगे कोल्ड में तो आपको गर्मी लगेगी। There was a moment when I noticed our breath mingling in the air between us। यानी कि फिर उन्होंने नोटिस करा कि जो उनकी ब्रीथ है वो सब एक ही में, मतलब कि जो फ्रिट्स है और जो टॉमीज है उनकी जो ब्रीथ है वो सब एक ही में मिक्स हो रही थी। He saw it too and smile, और उन्होंने भी देखा और वो स्माइल करे। Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war। A football match, no one dies in a football match, no children are orphaned, no wives become widows। यानी कि जो हैंस वुल्फ थे उन्होंने कहा कि वॉर की जगह अगर हम लोग फुटबॉल मैच रखें तो कोई भी पर्सन नहीं मरेगा, कोई भी बच्चा ऑर्फन मतलब अनाथ नहीं होगा, और फुटबॉल में कोई भी मरेगा नहीं, और फुटबॉल के मैच से कोई भी वाइफ विडो विधवा नहीं बनेगी। आई हैड प्रेफर क्रिकेट। और जो इंग्लैंड वाले थे मतलब कि जिम मैकफर्सन, उन्होंने कहा इसकी फुटबॉल की जगह क्रिकेट होता। आई टोल्ड हिम, उन्होंने उनसे कहा
then we Tommies could be sure of winning probably. We laughed that and together we watched the game. उन्होंने कहा कि क्रिकेट होता फुटबॉल की जगह तो जो टॉमीज है वो श्योरली जीत जाते प्रोबेबली, क्योंकि जो इंग्लैंड है वो क्रिकेट में काफ़ी अच्छा है। और वो लोग उन्हें हंसा और गेम को देखने लगे। सैड टू से कोनी फ्रिट्स वॉन 2 goals to 1। यानी कि ये दुख से कहना पड़ रहा है कि जो टॉमी है जो फ्रिट्स हैं जर्मन आर्मी वो जीत गई हैं। उनके 2 गोल्स है और हमारे 1 गोल्स। बट एज हैंस वुल्फ जेनरसली सेड आर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स। यानी कि फिर जो हैंस वॉल्फ थे उन्होंने जीनियसली कहा, अच्छे से कहा कि जो हमारा गोल पोस्ट है वो आपके गोल पोस्ट से ज़्यादा बड़ा है। सो इट इज़ वॉजेंट क्विट फेयर। यानी कि इसलिए ये जो गेम हुआ ये फेयर नहीं हुआ। It was not quite fair. The time came and all too soon. When the game was finished, the snaps and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home। यानी कि फिर वो टाइम आया और जब सारा गेम ख़त्म होता है, जो स्नैप्स होती हैं, रम होते हैं, राशन होते, सॉसेज होता है, ये सब फिनिश हो जाता है। उसके बाद जब वो लोग जब जा ही रहे होते हैं तो हैंसफुल कहते हैं कि अब हम लोग अपनी फैमिली से फिर जल्दी मिल सकेंगे जब फाइट एंड हो जाएगी, फाइट ख़त्म हो जाएगी। उन लोगों को लग रहा था कि फाइट जल्दी ख़त्म होने वाली है। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंसवुल्फ सेड। टेक केयर जिम मैकफर्सन। यानी कि उन्होंने ये सोचा कि मुझे ये लगता है कि जो हर सोल्जर है दोनों साइड्स के, हैंसवुल्फ और जिम मैकफर्सन, वो एक दूसरे को कहते टेक केयर। हैंसवुल्फ ने भी कहा टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मूवमेंट नॉर यू। और फिर जो जिम मैकफर्सन है उन्होंने कहा कि मैं इस मूवमेंट को नहीं भूलूंगा और आपको भी। हैंसवुल्फ ही सल्यूटेड एंड वॉक अवे फ्रॉम द स्लोली। और उन्होंने एक दूसरे को सल्यूट करा और धीरे धीरे फिर चले गए। अनविलिंगली आई फेल्ट he turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey coat men drifting back towards their trenches। और फिर जब मैं पीछे को मुड़ा और मैंने देखा कि वहाँ पे hundreds of grey coat और वो सब पीछे जा रहे थे अपने ट्रेंचेस की ओर। That night back in our dots we heard them single a carol and singing it quite beautifully। फिर उस रात उन्होंने डॉट मतलब अ शेल्टर फॉर सोल्जर मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट। डॉट मतलब वो होता है कि एक जगह होती है जो सोल्जर बनाते हैं गड्ढा खोद के और उसे कवर कर देते हैं और उसके अंदर रहते हैं, उसे डॉट कहते हैं। वहाँ पे उस दिन उन लोगों ने कैरल गाया। कैरल एक सॉन्ग होता है जो कि क्रिसमस के जब क्रिसमस फेस्टिवल आता है तब गाया जाता है। उन्होंने बहुत ही शांति से और ब्यूटीफुली उसको गाया। It was still Nash silent night. Our boys gave them a rousing chorus of while Shepherd watched. We exchanged carol for a while and then we all fell silent. We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live। फिर धीरे से उन्होंने इसे कम मतलब कि फिर उन्होंने वो जो कैरल होता है उसे क्वाइटली गाया। उसके बाद उन्होंने स्टेल नैट साइलेंट नाइट शाम को, और फिर जब उन्होंने अपना एक्सचेंज करा अपना कोरस वाइल शेफर्ड वॉच, फिर शेफर्ड उन्हें देखा। फिर उनको क्या हुआ
कि उन्होंने पीस, वी हैड पीस, उन्होंने कहा हमें पीस चाहिए और गुड विल चाहिए। इसके साथ फिर आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, यानी कि फिर उन्होंने कहा इससे मैं अपनी लॉन्ग लाइफ को ट्रेजर कर सकता हूँ। अब डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. यानी कि डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, इस क्रिसमस तो नहीं, लेकिन जो नेक्स्ट क्रिसमस आएगा उस क्रिसमस में जो वॉर होगी ये कुछ नहीं रहेगी। ये जो टेरिबल मेमोरी है ये मैं हमेशा याद रखूँगा। और जो आज हुआ उसके जो आर्मीज़ है लॉन्ग फॉर पीस, और जो आर्मीज़ है वो जो पीस है वो भी बहुत दिनों तक, बहुत ही आगे तक याद रहेंगी। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। और उन्होंने कहा कि हम आपस में फिर मिलेंगे उनसे, हैंस वुल्फ से, ये मैं श्योर हूँ। योर लविंग जिम। फिर आखिरी में उन्होंने लेटर ख़त्म करते बोला योर लविंग जिम। तो ये जो हमारा सेकंड पार्ट था ये भी ख़त्म हो चुका है। अब इसके कुछ क्वेश्चन है, कॉम्प्रीहेंशन चेक, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन। ये जो लेटर है ये किसने लिखा था और किसके लिए लिखा था और कब लिखा था। तो ये जो लेटर है, दिस लेटर रिटन बाय जिम मैकफर्सन हु इज़ अ कैप्टन ऑफ ब्रिटिश आर्मी। यानी कि ये जो लेटर है ये जिम मैकफर्सन के द्वारा लिखा गया था। और हुम किसके लिए लिखा गया था। जिम मैकफर्सन रिटन दिस लेटर फॉर हिज वाइफ कोनी मैकफर्सन। उन्होंने अपनी वाइफ कोनी मैकफर्सन के लिए ये लेटर लिखा था। एंड व्हेन, कब लिखा था, तो ये आप ऊपर से देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कब लिखा था इन्होंने। December 26, 1914। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, जिम मैकफर्सन रिटन दिस लेटर इन 26 December 1914। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए सेकंड भी देख लेते हैं। वाई वॉज द लेटर रिटन, वॉट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड। यानी कि ये जो लेटर था ये क्यों लिखा गया था, और ये जो लेटर था इसमें कौन सी वंडरफुल चीज़ को इसमें मेंशन किया गया है। यानी कि ये लेटर इसलिए लिखा गया था, दिस लेटर वॉज रिटन बिकॉज इन दिस लेटर अ वेरी स्पेशल मूवमेंट हैड हैपेंड। और इसलिए ये लिखा गया था क्योंकि इस दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मूवमेंट हुई थी। और व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड, और कौन सी वंडरफुल थिंग इस दिन हुई थी। इन दिस डे द वंडरफुल थिंग वॉज हैपेंड इज the soldiers of German's army and the soldiers of British army were meet and making peace, and he asked for peace and not for war। ये वगैरह वगैरह आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे कॉम्प्रीहेंशन चेक है, जितने भी चैप्टर का, इस फर्स्ट चैप्टर के फुल जितने भी कॉम्प्रीहेंशन चेक है ये अब हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली वीडियो बना देंगे इसके लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट 3 के साथ। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर्य। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 NCERT चैप्टर 1 इंग्लिश। तो इंग्लिश का जो चैप्टर 1 है उसे आज हम लोग उसका थर्ड पार्ट कवर करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग कंप्लीट करेंगे थर्ड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। I folded the letter again and slipped it carefully back into the envelope। यानी कि आपको याद होगा पिछले वाले वीडियो में कि जो लेटर था वो पूरा कंप्लीट हो गया था
और उस लेटर को पढ़ने के बाद ऑथर ने उस लेटर को फोल्ड करा और वापस एनवलप पे रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, और मैं रात भर जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू वॉट आई हैड टू डू, और अगले सुबह उन्हें ये पता चला कि उन्हें क्या करना चाहिए। आई ड्रॉव इन टू ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे। उन्होंने अपनी कार को ड्राइव करा ब्रिडपोर्ट के लिए, और कुछ माइल्स बाद आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज। फिर वो ब्रिडपोर्ट पहुंच गए अपनी कार से, और उन्होंने एक लड़के से पूछा जो कि अपने डॉग के साथ घूम रहा था। उससे पूछा वेयर इज कॉपर बीचेस। फिर उसने बताया हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शेल। यानी कि उसने कहा हाउस नंबर 12 वहां पर क्या था कि एक बर्न आउट शेल था, और वहां पे कुछ भी नहीं था, एक जला हुआ शेल था, यानी वो घर पूरा जल चुका था। द रूफ ग्रैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप। आई knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of मिसेस मैकफर्सन। यानी कि जो उनका घर था वो पूरा जला हुआ था, उनकी जो छत थी वो गिरी हुई थी, उनकी जो विंडोज थी वो सब जो लकड़ी के फ्लैक्स होते हैं उनसे कवर कर दी गई थी। और तब उन्होंने हाउस नंबर 12 के बगल वाले घर के डोर को नॉक करा और बोला कि आप जानते हैं वेयर अबाउट ऑफ मिसेस मैकफर्सन, यानी कि कहाँ पर है मिसेस मैकफर्सन। तो फिर उस आदमी ने कहा ओह यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स। यानी कि तब उसने कहा हाँ, उस आदमी ने कहा हाँ, और वो आदमी एक ओल्ड मैन था और उसने चप्पलें डाल रखी थी। ही न्यू हर वेल, और वो उनको अच्छे तरीके से जानता था। अ लवली ओल्ड लेडी, एक अच्छी ओल्ड लेडी। ही टोल्ड मी, उसने उनको बताया। अ बिट मडल हेडेड but at her age she was entitled to be wasn't she। मतलब कि वो एक मॉडल हेडेड थी, यानी कि वो भूल जाती थी हर बार, और उनकी एज में ये सब कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वो बहुत एज की हो गई थी। 101 years old, वो 101 साल की थी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर। मतलब कि शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, मतलब कि जब वो अपने घर में थी तब उस घर में आग लग गई थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड। कोई भी नहीं जानता कि जो फायर लगी थी, आग लगी थी, वो कैसे लगी थी। नो वन रियली स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। पर ये सब हुआ है कैंडल की वजह से। शी यूज्ड कैंडल रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो कैंडल का यूज करती थी इलेक्ट्रिसिटी के बजाय, क्योंकि बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। क्योंकि वो ये सोचती थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए वो कैंडल का इस्तेमाल करती थी। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, जो फायरमैन थे उन्होंने उन्हें टाइम पर बाहर निकाल लिया था उनके घर से। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ ही टोल्ड मी, उन्होंने कहा वो इस समय एक नर्सिंग होम पे हैं, और वो अब मतलब कि नर्सिंग होम पे है, उन्होंने उसे बताया। बर्लिंग टाउन हाउस ऑन द डॉर्सेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। उन्होंने कहा बर्लिंगटन हाउस में डॉर्सेस्टर रोड पर इस टाउन के अदर साइड वहाँ पर वो हैं। तो ये फिर एक कॉम्प्रीहेंशन चेक आ गई है, हम लोग अब इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजली इनफ, यानी कि उन्होंने जो बर्लिंगटन हाउस था नर्सिंग होम उसे इजीली फाइंड कर लिया इनफ। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे
and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top. यानी कि उन्होंने क्या देखा कि जो पेपर चेन्स होती हैं वो हर जगह लगी हुई थी हॉल में, और जो लाइटेड होती हैं क्रिसमस ट्री होता है वो एक कॉर्नर में एक एंगल पे लगा था, और जो लॉप साइड होती हैं जो स्टूड होते हैं वो क्रिसमस ट्री के ऊपर उसे डेकोरेट करने के लिए लगा रखा था. I said I was friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her Christmas present. यानी कि फिर ऑथर ने कहा कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलने आया हूँ जो कि मिसेस मैकफर्सन है, मैं उन्हें एक क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया हूँ. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. फिर वो उन्हें एक डाइनिंग रूम पर ले गई जहाँ पर सब लोग एक पेपर हैट को पहन करके गाना गा रहे थे. द मैट्रोन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी. यानी कि जो मैट्रोन होता है वो जो मैट्रोन होता है उन सब ने मतलब कि वो एक पहन रखी थी और वो लोग सीम्ड हैप्पी, सब लोग हैप्पी देख रहे थे ऑथर की तरफ. ऑथर शी इवन ऑफर्ड मी अ माइंड्स पी. और जो मिसेस मैकफर्सन थी उन्होंने जो राइटर है उनको एक माइंड्स पी ऑफर्ड करी. शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर. मिसेस मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स शी टोल्ड मी. यानी कि उन्होंने उनको एक मीन्स पाई दी और बोला कि और कॉरिडोर में वॉक करने लगे और बोला कि जो मिसेस मैकफर्सन है वो सबके साथ नहीं रहती. शी टोल्ड मी, उन्होंने उसको बताया. शी इज रैदर कंफ्यूज टूडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट. उन्होंने कहा कि उन्हें एक गुड रेस्ट की ज़रूरत है ताकि वो अच्छे से रिकवर हो सके. शी विल बी शी हैज़ नो फैमिली यू नो वन विजिट्स. और उन्होंने कहा कि जो मिसेस मैकफर्सन है उनकी कोई भी फैमिली नहीं है और कोई भी उनसे मिलने नहीं आता. सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू. और इसलिए मैं श्योर हूँ कि जब आपसे वो मिलेंगी तो काफ़ी खुश हो जाएंगी. सो आई एम शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विद विकर्स चेयर एंड पॉटेड प्लांट ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी. यानी कि फिर उन्होंने उन्हें एक कंजर्वेटरी में छोड़ दिया और वहाँ पे कई सारे जो चेयर्स रखे थे और जो वहाँ पे पॉटेड थे वो सब उनके आसपास लगे थे. द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर. जो एक ओल्ड लेडी थी जो कि व्हील चेयर पर बैठी हुई थी. हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप. यानी कि जो उनके हैंड्स थे वो उनके लैप पर रखे हुए थे. शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन इनटू अ विस्पी बन. और उनके जो सिल्वर वाइट कलर के हेयर थे जो कि एक पिन से बन मतलब जुड़ा होता उसे बना रखा गया था. शी वॉज गैजिंग आउट एट द गार्डन. वो गार्डन की तरफ देख रही थी और बोला हेलो आई सेड. उन्होंने कहा हेलो. उन्होंने उनसे कहा. शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली. और उन्होंने उनकी ऑथर की तरफ देख कर बोला उन्होंने मतलब कि देखा और बोला हैप्पी क्रिसमस कोनी. यानी कि जो ऑथर थे उन्होंने बोला हैप्पी क्रिसमस कोनी. आई वेंट ऑन. मैं आ गया. आई फाउंड दिस. मैंने ये ढूंढा. आई थिंक इट्स योर्स. मुझे लगा कि ये तुम्हारा है. As I was speaking, her eyes never left my face. और जो कुछ भी मैं बोल रहा था उनकी जो आइज थी वो खाली ऑथर के ऊपर थी और वो वहाँ से नहीं हट रही थी उनकी नज़र. आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर. दैट वॉज द मोमेंट हर आइज lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow and of happiness. यानी कि जब उन्होंने उन्हें एक टिन बॉक्स दिया वही और जिसमें लेटर था तो उनकी जो मोमेंट थी वो सडनली से उनकी जो एक ग्लो होती है और हैप्पीनेस होती है वो उनके चेहरे पे दिखाई देने लगी.
I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. मैंने और ऑथर ने उन्हें पूरा सब कुछ बताया, एक्सप्लेन करा डेस्क के बारे में, उन्हें कैसे लेटर मिला, लेकिन वो उन्हें नहीं सुन रही थी. फॉर अ वाइल she said nothing but stroked the letter tenderly with her finger slip. और उन्होंने कुछ नहीं बोला और जो लेटर है उसे अपनी उंगलियों में पकड़ लिया. Suddenly she reached out and took my hands. उन्होंने अचानक से उनका हाथ पकड़ा और बोला. Her eyes were filled with tears. और उनकी आंखें आंसुओं से भर आई. You told me you had come home by Christmas, dearest, she said. और कोनी ने कहा कि तुमने कहा था कि तुम आ जाओगे क्रिसमस में, और डियरेस्ट तुम आ गए. एंड हेयर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. और यहाँ पर तुम एक बेस्ट, बहुत अच्छे क्रिसमस प्रेजेंट हो इस बार के. कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन. और बोला जिम इधर आओ और मेरे साथ बैठ जाओ. I sat down beside her and she kissed my cheek. यानी कि मैं और जो ऑथर थे वो उनके बगल में बैठ गए और जो कोनी थी उन्होंने उनके गालों में किस करा. आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम. मैंने तुम्हारा जो लेटर है वो बहुत बार पढ़ा. एवरी डे, हर दिन. आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड. मैं तुम्हारी जो आवाज़ है वो सुनना चाहती थी अपने कानों से. इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी. और ये मुझे हमेशा फील कराता था कि तुम मेरे साथ हो. एंड नाउ यू आर. और अब तुम मेरे साथ हो. नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू बी योर सेल्फ. Would you do that for me, Jim dear? I just want to hear your voice. I had loved that so much. यानी कि उन्होंने क्या कि अब तुम वापस तो नहीं चले जाओगे, मैं तुम्हारी वॉइस सुनना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ. एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी. फिर उसके बाद उन लोगों ने चाय पी. आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक. और उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा क्रिसमस केक बनाती हूँ. मर्जीपान ऑल अराउंड. और उसमें मर्जीपान भी होगा. आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपान. और मैं जानती हूँ कि तुम मर्जीपान को कितना पसंद करते हो, कितना प्यार करते हो मर्जीपान को. तो ये जो हमारा चैप्टर था द बिगेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये भी ख़त्म हो चुका है. इसके जो ऑथर हैं, राइटर हैं, वो है माइकल मॉरपर्गो. तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से. जो इसकी स्टोरी थी वो हम लोगों ने पढ़ ली. अब इसके बच्चे क्वेश्चन आंसर वो और कॉम्प्रीहेंशन चेक, ये अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आज के इस वीडियो में इतना ही. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो. Thank you very much.